टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के संपर्क में है। माना जा रहा है कि नगर पालिका और नगर पंचायत की कुछ सीटों पर बीजेपी सहयोगी दलों को मौका दे सकती है। वहीं एसपी का भी कहना है जहां जहां पार्टी मजबूत है वहां वो अकेले दम पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो जाहिर तौर पर बीजेपी अपनी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में दिख रही है। वहीं दूसरी ओर लगातार सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए या एसपी की बात की जाए, अपने अपने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन और दूसरी ओर लिस्ट जारी हो रही है। अनिश त्यागी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अनिश त्यागी जी, क्या कुछ कोशिश रहेगी बीजेपी की तरफ से? हालांकि सभी पार्टियों की तरफ से लिस्ट सामने आ रही है, कौन कहां से उम्मीदवार, आखिर ऐसा चल क्या रहा है आपकी पार्टी में कि अभी तक नामों का ऐलान नहीं? राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के लिए करीब 6-7 महीने से तैयार और लगातार तैयारियां जारी है। उसका काम हुआ, वोटर लिस्ट तैयार की गई। ये सब काम हमारे तेजी से नियमानुसार कार्य योजना बनाकर जारी है। निचले स्तर का कार्यकर्ता एक्टिवेट है, बड़े नेता जा रहे हैं कैडरों का। तो ये पार्टी की तैयारी। और जहां तक आप प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने वालों की संख्या सर्वाधिक है। तो ऐसे में सबका सामंजस्य बनाना, तालमेल बनाना, निचले स्तर तक उनकी फीडबैक लेना, मंडल के स्तर से नाम तैयार करना, जिले में समीक्षा करना, क्षेत्र में समीक्षा करना, उसके बाद इस प्रोसेस से गुजरते हुए प्रत्याशी तय होंगे, जल्दी तय होंगे, जिताऊ प्रत्याशी तय होंगे, बेहतर प्रत्याशी तय होंगे। डॉक्टर अभिषेक राय जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी, देखिए, एक तरफ अगर बीजेपी से तुलना की जाए समाजवादी पार्टी की चुनाव दर चुनाव, जाहिर तौर पर वो जीत रहे हैं, और इसके अलावा एक चेहरे की बात की जाए, उनके पास चेहरे भी हैं, और इस चुनाव को ऐसा चुनाव बनाया जा रहा है कि जैसे लग रहा है कि अब से पहले नगर निकाय का चुनाव हुआ ही नहीं। सवाल इस बात को लेकर तमाम नगर निगम में उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार बड़े नेता करेंगे, यहां तक लग रहा है कि सीएम योगी भी करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव तैयार हैं कि वो भी इस रण में उस नगर निगम के चुनावी क्षेत्र में दिखाई देंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, वो सभी कहते हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर पंचायतें हो, चाहे वार्ड्स के, हमारे सारे बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और सभी लोग आपको मैदान में दिखेंगे। हमने लिस्ट निकालना शुरू कर दी है, महापौरों की लिस्ट हमारी निकल गई है, पार्षदों की लिस्ट भी हमारी बहुत जल्दी जारी होने जा रही है। तो हम उस पर मेहनत करके, हम जनता के बीच में लगातार रह रहे हैं और जो भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, हम उनको सम्मान देते हुए हम उनको चुनाव लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि कहते हैं कि शहर में बीजेपी मजबूत और शहर की सरकार में बीजेपी अव्वल, तो ऐसे में कहां जगह बचती है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, हम लोग शहर में मजबूत की बातें जो लोग कहते हैं, हमने शहरों में भी सीटें जीती हैं, ऐसी बात नहीं है। हम इस बार बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। चाहे कोई भी आप महापौर का वो आपको देखेंगे, तो हम लगातार वहां पे मजबूती से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक नगर पंचायत चेयरमैनी का और सारी चीजों का चुनाव है, वहां आप जानते हैं समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और हम शहरों में भी अपनी पैठ लगातार बनाए जा रहे हैं। हम उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम करते रहे। अनिश त्यागी जी, आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही। कानून व्यवस्था मुद्दा होने वाला है। ये कानून व्यवस्था भी बेहतरीन मुद्दा। कानून व्यवस्था अगर ठीक रहेगी, जीवन सुरक्षित रहेगा, लोगों को काम करने का मौका मिलेगा और सुरक्षा की भावना जितनी बेहतर आम जनता के बीच होगी, उतना विकास होगा, उतना जन सामान्य अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो ठीक नहीं है, वो मुद्दा भी चुनाव में रहेगा और विकास भी रहेगा। लोक कल्याणकारी योजनाओं का जो निचले स्तर तक जो क्रियान्वयन हुआ है वो भी रहेगा और जो सब वर्गों को साथ लेने की जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, सबका साथ सबका विकास, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि सबको योजनाओं का बराबर लाभ बिना भेदभाव के साथ सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, विकास को नई गति देना,
और नए उत्तर प्रदेश की जो रूपरेखा तैयार हुई है, नींव रखी है। ठीक है अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश बीजेपी का तो मुद्दा तैयार है, उसमें सबसे अहम कानून व्यवस्था। आप देखिए सवाल को समझ सकते हैं, इशारा किस तरफ है? देखिए मैं तो सवाल बिल्कुल समझ रहा हूँ राहुल भाई। मैं यही बोल रहा हूँ, कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश की ध्वस्त हो गई, गवाह मर जाता है, गनर मर जाते हैं। कानपुर में क्या कहते हैं, प्रशासन जो है बेटी और माँ को जला देता है। और इतनी कैसी आगरा में किस तरह का कांड होता है, सबको पता है कि क्या है कानून व्यवस्था। पूरे देश में कहीं आईपीएस फरार है तो वो उत्तर प्रदेश है। कहीं देश में किसी दरोगा ने किसी व्यापारी को मारा, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में, और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो ये सबको पता है कानून व्यवस्था। बात असली मुद्दे से भटकाने की, असली मुद्दा महंगाई है। ये जो 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, इसी महंगाई के मुद्दे पे बनी थी। सिलेंडर लेके ये लोग घूमते थे और कहते हैं उसके बाद बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते थे। आप शहरों की बात कर लीजिए, सीवेज की बात करते थे। आप बनारस जैसे बड़े शहर की बात कर लीजिए, नमामि गंगे में कितना पैसा खर्च कर दिया। क्या वहां की माँ गंगा साफ हो गई? माँ गंगा ने बुलाया था माननीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन उसी माँ गंगा के साथ छल करने का काम इस सरकार ने किया। तो ये सबको पता है। और जो बेसिक नीड्स हैं, कहते हैं आदमी को क्या चाहिए, सड़क, शिक्षा, बिजली। आप मुझे बता दिए कितने बिजली घर इन्होंने बनाए, जिन्होंने किया, कितने बिजली घर इन्होंने बनाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कितने सड़कें गड्ढा मुक्त हुई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में 17 परीक्षाएं लीक कराने वाले ये लोग। तो ये जनता एकदम समझ रही है कि क्या राजनीतिक वो है मंशा। ये अनिश त्यागी जी, देखिए उनका सीधा सवाल है कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आपकी सरकार ने लाया, लेकिन स्मार्ट सिटी तो कहीं बन के तैयार नहीं हो पाई। देखिए मैं कह रहा हूं कि स्मार्ट सिटी नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश स्मार्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश विकास की कोण में बहुत तेज आगे हो गया है। जो बीमारों को दूसरा प्रदेश कहलाता था, आज अग्रिम पंक्ति का प्रदेश होने की दिशा में बढ़ रहा है और बढ़ ही नहीं रहा, आगे की पंक्ति में खड़ा है। जो निवेशक उत्तर प्रदेश से भाग रहे थे, जो लोग यहाँ नहीं रुकने पा रहे थे, जो कानून व्यवस्था चौपट थी 2012 और 2017 के जो जंगल राज जो शासन में रहा, उस शासन को जिस तरह से ध्वस्त किया जनता ने, उसको और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया। उस विश्वास के भरोसे आज भी जनता फिर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में, ठीक है अनिश जी आते हैं, ला रही है 24 में भी ला रही है, ठीक है। आपका रुख करते हैं। उमाकांत लखेड़ा सर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। उमाकांत सर, नगर निकाय चुनाव हालांकि रणबेरी तो बच चुकी है, तारीखों का भी ऐलान है, प्रत्याशियों का ऐलान लगातार हो रहा है, बीजेपी की लिस्ट नहीं आई है। सवाल इस बात को किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या है आपका आकलन, किस तरीके से विश्लेषण करेंगे आप? देखिए, ये मेरा जो उत्तर प्रदेश को मैं पिछले 30-35 साल से देख रहा हूँ, और जब ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ही पार्ट, उत्तराखंड इसी में ही था। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें एक तरफा नहीं होता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक तरफा नहीं होता। एंड सत्ताधारी पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो ये होता है कि उनके जो शहरों में जो दावेदार हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी एक शहरी आधार की पार्टी मानी जाती है, कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि की बड़ी पार्टी नहीं मानी जाती। शहरों में इनका बड़ा असर होता है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो शहरों में है। और ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, तो उनके जो दावेदार है शहर निकायों में, जो शहरी निकायों के जो दावेदार हैं, उनके दावेदारों की संख्या विपक्षी पार्टियों की तुलना में 10 गुना 20 गुना होती है। क्योंकि अपोजिशन पार्टी को तो कई बार तो कैंडिडेट ही नहीं मिलते ढंग के कैंडिडेट, लेकिन यहाँ बहुत टफ कंपटीशन होता है। और ऐसा होता है कि जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो अपने ही लोगों के को या तो न्यूट्रल हो जाते हैं या हराने की कोशिश करते हैं। एक तो ये मुद्दा होता है। दूसरा ये है कि शहरों की जो स्थिति है, इस बार बड़ा रोचक इलेक्शन है ये। इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि के बहुत सारे क्षेत्र जुड़ गए हैं, तो राजनीतिक पार्टियां भी बड़े कंफ्यूज है। अच्छा, शहरों में क्या होता है कि जो शहरी वोट है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी आश्वस्त होती है कि शहरों के वोट उनके खाते में जाने वाले हैं, लेकिन जब वो ग्रामीण क्षेत्र की जो पॉकेट्स होती हैं, उस पॉकेट्स में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तमाम तरह के जो लोकल इश्यूज हैं। एंड तीसरा जो मुद्दा होता है कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट लोकल होता है, उम्मीदवार लोकल होता है, चाहे वो मेयर का उम्मीदवार हो, चाहे वो छोटी नगर निगमों का हो या पार्षद हो, क्योंकि पर्सनैलिटी बेस्ड इलेक्शंस होता है। तो जो पॉपुलर होता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, लोग दलीय जो मतभेद है या दलीय राजनीति है
उससे बढ़कर के भी वोट डालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया कल कोई पुलिस थाना फलाना कोई चक्कर हुआ तो हमको यही आदमी बचाएगा जो फोन कॉल पे 5 मिनट में हमारे घर आ जाएगा। तो इस तरह के कई तरह के रोचक जो पावर सेंटर इस तरह के इलेक्शंस में होते हैं। और जाहिर सी बात है, एक छोटा सा सवाल उमाकांत सर, एक छोटा सा सवाल, इसे हम कह सकते हैं 24 का लिटमस टेस्ट यूपी के परिप्रेक्ष्य में। देखिए उसमें कह भी सकते हैं, देखिए आप 24 अभी साल भर दूर है, कह भी सकते हैं। और देखिए जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, जैसे छोटी छोटी चीजों के दाम बढ़ गए हैं, मतलब खाने पीने के दाम बढ़ गए हैं, जो बहुत जरूरत की चीजों के दाम है वो निश्चित रूप से बढ़ गए। बेरोजगारी, पलायन, जो शहरों की ओर लोग रोजगार के लिए पलायन, गांवों से पलायन करके शहरों में आते थे कि यहाँ रोजगार मिलेगा। अतीत की बात कर रहा हूँ मैं, 5 7 7 7 10 साल पहले। लेकिन आज वो हालत, ये शहरों में रोजगार के अवसर खत्म हो गए। तो ये जो विडंबनाएं है, ये जो लोगों में एक किस्म से अंडर करंट है, वो सारे अंडर करंट लोगों के मन में है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में इस समय जो शहरी वोटर है वो अपने को पहले से ज्यादा सेफ महसूस करता है। उसको लगता है कि योगी के शासन में, ये नहीं कि प्रत्येक आदमी को लग रहा है, एक मजबूत सेक्शन, मध्यम वर्ग के एक मजबूत सेक्शन को लगता है कि कानून। हालांकि विपक्षी दलों को इससे किस तरीके से पार पाना है, ये विपक्षी दल इसे लेकर रणनीति बनाए। अभिमन्यु त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, दनादन उम्मीदवार तो उतारे जा रहे हैं, लेकिन बात वही आ गई कि संगठन मजबूत नहीं, तो फिर कैसे उम्मीद की जाए? कांग्रेस से वोटर कैसे उम्मीद करे और कांग्रेस कैसे वोटर से उम्मीद करे? देखिए, ये चुनाव जो है ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, और जब कैंडिडेट हमारा संगठन भी है काफी दीवानी, और चुनाव होगा मुद्दों पर। मुद्दा ये है कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। जब जो सरकारी कर्मचारी है उनके 32,000 करोड़ रुपए डीए और भत्ते के सरकार ने रख लिए, उसके बावजूद हाउस टैक्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं, वाटर टैक्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक दशक से हाउस टैक्स के रेट नहीं बढ़े, 5 से 6% बढ़ते थे, अब ये सरकार 10% बढ़ा रही है। मई से बिजली के रेट बढ़ाने जा रही है। हर मद में ये लोग टैक्स बढ़ाते जाते हैं, और बावजूद इसके जो भौतिक सुविधाएं हैं जो देने का ये वादा करते हैं, कहीं भी वादा पूरा नहीं है। कूड़े का अंबार लगा हुआ है चारों ओर, मच्छर का प्रकोप सब जानते हैं क्या हो रहा है, चारों ओर हाहाकार है। भ्रष्टाचार की 40% तक के कमीशन के आरोप लगे हुए हैं। तो चुनाव जो होगा वो मुद्दों पर होगा, और कांग्रेस पार्टी की पूरी, और वोटर्स को केवल एक ही उम्मीद, कांग्रेस, बिल्कुल निश्चित तौर पर, बाकी दूसरे दल नहीं। दूसरे दल भी लड़ेंगे अपने अपने मुद्दों के साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा संघर्ष करा है। कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा जो जनहित के मुद्दे हैं उसको लेकर सड़कों पे उतरी है और आंदोलन किया है। और जहां जहां भी सरकार को घेरने की जरूरत पड़ी है, कांग्रेस पार्टी ने घेरा है। विपक्ष का जो काम है असल का, सत्ता को घेरने का, कांग्रेस पार्टी ने काम किया। अभिषेक जी, एक सवाल, जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश में समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर भी दिखाई दे रहा है। या तो मुद्दों के साथ चुनाव में आ जाइए आप लोग, या फिर जातिगत समीकरण को बैठाकर चुनाव लड़िए। राहुल भाई, देखिए, हमने तो हमेशा इस चीज की मांग करी है कि जातिगत जनगणना हो जाए। हमने तो कभी ये नहीं कहा, समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करने का हमने प्रयास किया। और जो भी कैंडिडेट हम उतार रहे हैं, अच्छे कैंडिडेट हमारे पार्टी के कैडर के कैंडिडेट्स हैं, हम उनको लगातार उठा रहे हैं। अभी जैसे हमारे बड़े भाई अवनीश जी कह रहे थे कि स्मार्ट सिटी की बात पे उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। मैंने बोला ना, भारतीय जनता पार्टी, अवनीश भाई बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट सिटी तो नहीं बना पाया, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्मार्ट बना दिया कि जनता को कैसे छलना है। और निश्चित तो मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर। नहीं, बड़े भाई हैं, मुस्कुराएंगे, आशीर्वाद भी देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अवनीश भाई के हमेशा रिस्पेक्ट। और जिस तरह से आपने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को मुद्दा ही नहीं कर दिया, इनके पास मुद्दे नहीं है, इन्होंने स्वीकार लिया कि जातिगत जनगणना करें, एमवाई फैक्टर से वोट वो ढूंढेंगे, प्रत्याशी इनके पास नहीं है। और कांग्रेस के मेरे साथी, तो मैं आपके बीच में, आप पीछे बोलो, बीच में नहीं बोल रहा था, मैं इनके बीच में नहीं बोलिए बात तो कंप्लीट। अभिषेक जी, बात पूरी बोलने की बात पूरी तो सही, आप बोलिए, जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं, मैं अवनीश भाई डिबेट में तो बोलिए जी, मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ
आप कहते हो आप शहरों में बहुत मजबूत हो, आपने उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया, आपने सारे सीवर को वो साफ कर दिया। बनारस को क्योटो बनाने आए थे, लेकिन अभी बारिश हो जाए ना, पहली बारिश, एक टेंट सिटी बनी थी बनारस में, आज उसका हश्र देख लीजिए। मैंने नमामि गंगा, मैं कह रहा हूँ, मैं कई मुद्दे गिना सकता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में इसलिए फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी आइडियल है भारतीय जनता पार्टी, जवाब तो ले लीजिए आप। और आइडियल के क्षेत्र पे तो बात होनी चाहिए ना, तो मैं वहां की बात कर रहा हूँ। क्योटो बनाने आए, जवाब तो ले लीजिए अवनीश जी, अवनीश जी, अवनीश जी, अवनीश। आपकी बात मैंने सारी सुनी और लगभग सभी डिबेटों में आपकी यही बात रहती है। और इन बातों को फिर मैं बताऊं कि काशी का जो स्वरूप बदला है, वो काशी जो ऐतिहासिक पौराणिक और वो हमारा गौरव थी, जिस तरह से निखर के आई है, पूरी दुनिया देख रही है। डॉक्टर साहब, आप भी देख के आए होंगे। मैं कह रहा हूँ, आप भी दिल से धन्यवाद नहीं दे पा रहे होंगे क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं कि काशी का स्वरूप बदला। अब अंदर ही अंदर तो मुस्कुरा रहे हैं, राय साहब तो मुस्कुरा रहे हैं। ये संभव हो पाया है, लेकिन भारतीय जनता कुछ चीजें ट्रिपल इंजन सरकार में कुछ चीजें नहीं कही जाती। अभिषेक जी, है क्या? गोरखपुर बदल रहा है। ये अगर जो कुछ बदला है उसकी बात तो होनी चाहिए, नहीं बदला उस पर भी बात होनी चाहिए। इस पार्टी के बैठे हैं, ये बेचारे मजबूर हैं कि ये सच्चाई नहीं स्वीकार रहे। मैं राहुल भाई कहूंगा, अब देखो वो क्यों बोल रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे थे कि साहब बोला मेरी बात, मैंने आपकी बात सुनी और हर डिबेट में लगभग आपकी यही बात सुनी है। काशी का स्वरूप, ठीक है, ये देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश का स्वरूप देखिए राहुल जी। अवनीश जी, एक सवाल है। ये आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। अगर लिस्ट आई और लिस्ट में अगर ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से जातिगत समीकरण आप लोग बैठा रहे हैं, तो फिर तो सबका साथ सबका विकास ये तो बेईमानी हो जाएगी। नहीं राहुल भाई, ये देखिए, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना, देखिए केवल एम वाई ना हो ना, सबका प्रतिनिधित्व हो, सबको भागीदारी मिले, सबको आगे आने का मौका मिले। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। सबका साथ रहे, सबका विकास रहे। सुनिए मेरी बात, सुनिए। और सबका विश्वास जीता है और सभी का प्रयास। ठीक है अभिषेक जी, सभी का प्रयास रहेगा, अभिषेक जी, तभी ये 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी देखिए ना, ये कहते हैं ये गुब्बारा एक उड़ा दिया, दुनिया को सब जवाब दिखाने, हकीकत में जमीन पे कुछ नहीं था। रही बात, अभी इनके डबल स्टैंडर्ड दिख गए। अभी सबका साथ सबका विकास, हमने कहा हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित कर दीजिए, तो उसमें सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है क्या? आप क्यों इस बात पे बाहर नहीं निकल पा रहे? अवनीश जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। गलत बात है अवनीश भाई, मैं गलत बात। अभिषेक जी बोलिए ना, आप बोलिए। मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ कि आपने महंगाई के मुद्दे को खा गए, टाइम बना के ले आए थे, बेरोजगारी का मुद्दा खा गए। हमने पूछा क्या नगर निगम सड़कें साफ हो रही हैं, आप उसका जवाब नहीं देते। कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, आप उसका जवाब नहीं देते। सीवर की प्रॉब्लम है, आप उसका जवाब नहीं देते। आपने एसटीपी बनाया, कितने एसटीपी? अभिमन्यु त्यागी जी, जब घूम फिर कर कांग्रेस की बात होती तो यही कहा जाता है कि संगठन बूथ मजबूत है ही नहीं, तो फिर उम्मीद क्या कांग्रेस से की जाए? उम्मीद तो चुनाव आ ही चुका है। मैं बड़े बड़े दावे करूं, वो सब रिजल्ट सामने आ जाएगा या आप कुछ कहें। हम कहना चाहेंगे, अगर मुद्दे आधारित अगर आंदोलन हुए तो कांग्रेस पार्टी ने किए, विपक्ष की जो असल भूमिका है कांग्रेस पार्टी ने करी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये बेशक हमारे एक्सपर्ट साहब भी कह रहे थे, बेशक ये शहरी पार्टी हो और बेशक मोदी जी भी बैठे हो, लेकिन अब ये लोग सत्ता में है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, नगर निगमों में भी यही है। तो इन्होंने झूठ प्रपंच के सहारे जो सत्ता हासिल की, इन्होंने जो सपने दिखाए स्मार्ट सिटी के नाम पर, वो भी सब लोगों के सामने आ गए। तो ठीक है, उमाकांत सर, क्या मुद्दे हावी होते हैं चुनाव में, या चेहरा हावी या पार्टी हावी? देखिए, जैसे मैं आपको और चीजें बता दूं कि देखिए, ये कहना कि धर्म जाति का मुद्दा हावी नहीं होता, वो निश्चित रूप से हावी होता है। एंड कई चीजें तो ऐसी है कि जो रिजर्व हो गई हैं, और रिजर्व में विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि वो ऐसे ढंग से, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो ऐसी रिजर्व कर दी गई कि जहां बसपा और सपा की राजनीति ठप हो गई है। इस तरह के आरोप ग्रास रूट लेवल पे लग रहे हैं, लेकिन धर्म और जाति हमेशा इसका अंडरकरंट होता है और एक
मजबूत सेक्शन होता है जो धर्म और जाति जिसकी एक टारगेट होता है और उसी के भीतर ये चीजें पोलराइज होती है। लेकिन जब धर्म और जाति की राजनीति पे महंगाई के सवाल, सड़क बिजली पानी के सवाल, और आपको मैं दूसरी बात बता दूं उत्तर प्रदेश में कि आपने हाईवे तो बना लिया, लेकिन आप देखिए कि छोटी छोटे जो कॉलोनी के बीच में जो सड़कें हैं, बहुत सारी चीजें सर। देखिए मुद्दे तो हैं, लेकिन क्या मुद्दों के साथ तमाम सियासी दल आज यहाँ बात तो कर रहे हैं कि उन्हीं के साथ चुनाव में जा रहे हैं, तो क्या चुनाव तक ऐसी स्थिति रहती है? क्योंकि कई बार नगर निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, मुद्दे आते आते किस तरीके से और दूसरे मुद्दे आ जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि नगर निकाय का चुनाव 24 का ये लिटमस टेस्ट है। हालांकि